अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के लेक्चर में हम एक और थ्योरी करेंगे राइट्स को लेके। इससे पहले लेक्चर में हमने इससे पिछले लेक्चर में हमने हिस्टोरिकल स्कूल सोशियोलॉजिकल स्कूल किया था। अभी तक हमने कितनी क्या क्या चीजें कर ली हैं राइट्स एंड ड्यूटीज को लेके। तो मैंने सबसे पहले लेक्चर में मैंने कहा था कि मैं भी राइट्स का ही आपको बताऊंगी। राइट्स को लेकर मैं इसका इंट्रोडक्शन दिया था। ऊपर आपको आई बटन में मैं जो जो सा बता रही हूँ उनकी वीडियोस ऊपर आई बटन में आपको नजर आ जाएंगी। तो अभी आई बटन में आपको नजर आएगा जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था राइट्स का, और मैंने उसी में क्रिटिकल एनालिसिस भी दिया था राइट्स का, गवर्नेंस का एंड जो सोसाइटल स्टेबिलिटी का। फिर हमने थ्योरी स्टार्ट की थी। थ्योरीज में सबसे पहले हमने जो है वो नेचुरल राइट्स थ्योरी की थी, वो भी मैंने ऊपर आई बटन में डाल दी है। उसके बाद हमने किया था लीगल पॉजिटिविज्म, वो भी मैंने डाल दिया ऊपर आई बटन में। उसके बाद हमने थ्योरी की थी हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, जो कि राइट्स की थर्ड थ्योरी थी, वो भी मैंने ऊपर डाल दिया। देन उसके बाद हमने इससे पहले लेक्चर में किया था सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, वो भी मैंने ऊपर आई बटन में डाल दिया। अभी तक जितने भी लेक्चर हुए मैंने ऊपर आई बटन में डाल दिए। ओके। आज जो हमारा लेक्चर है वो रियलिस्ट स्कूल पे है। रियलिस्ट स्कूल देखो, आपको इससे समझ आ रहा होगा, कुछ रियलिस्टिक टाइप का है ना, कुछ रियलिस्टिक टाइप का है। अभी देख, बच्चों को ना कंफ्यूज मतलब वो कंफ्यूज होते हैं इस चीज को लेके कि यार जो लीगल पॉजिटिविज्म और रियलिस्ट स्कूल में क्या फर्क है, हिस्टोरिकल एंड सोशियोलॉजिकल में क्या फर्क है। तो वो मैंने कल वाले लेक्चर में हिस्टोरिकल एंड सोशियोलॉजिकल का तो डिफरेंस बता दिया था। इस वाले में मैं रियलिस्ट स्कूल का सोशियोलॉजिकल स्कूल से और लीगल पॉजिटिविज्म से जो है कंपैरिजन करूंगी कि जो लीगल लॉ स्कूल है वो क्या बात करता है, रियलिस्ट जो स्कूल है वो क्या बात करें, सोशियोलॉजिकल स्कूल है वो क्या बात करते हैं। जब इन तीनों का हम कंपैरिजन इस तरीके से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अलग अलग जो है स्कूल क्या बात करते हैं। पहले हम यहाँ पे रियलिस्ट का देखते हैं। रियलिस्ट स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या है? द रियलिस्ट स्कूल emphasizes द प्रैक्टिकल फंक्शनिंग ऑफ राइट्स rather than their theoretical फाउंडेशन। ये लोग कहते हैं, ये राइट्स की ना प्रैक्टिकल फंक्शनिंग देखते हैं कि राइट्स असल में अप्लाई कैसे हो रहे हैं, मतलब ये रियल वर्ल्ड की बात करते हैं। ये कहते हैं कि सिर्फ इसका नहीं देखना कि थ्योरी में क्या है या किस तरीके से लिखे हैं। या मतलब ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा होता है उसको ला नहीं मानते। सिर्फ ये कहते हैं कि वो असल में किस तरीके से सोसाइटी पे अप्लाई हो रहा है, वो होता है लॉ और राइट्स, ना कि उनकी थ्योरेटिकल फाउंडेशन को मानना। लीगल रियलिस्ट आर्ग्यू दैट राइट्स आर शेप्ड नॉट बाय एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स बट बाय द एक्शंस एंड डिसीजंस ऑफ जजेस, कोर्ट्स एंड अदर लीगल एक्टर्स। ये कहते हैं कि यार सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स दे देना, जैसे लीगल पॉजिटिविज्म वाले भी कहते हैं कि लॉ वो है जो सॉवरन ने बोल दिया वो लॉ है। रियलिस्ट इसको भी नहीं मानते कि जो सॉवरन ने बोल दिया वही लॉ नहीं होता। देन ये नेचुरल लॉ जो राइट्स की थ्योरी है, जो नेचुरल लॉ स्कूल है, उसको भी नहीं मानता कि कोई हायर पावर हमें लॉज और राइट्स देती है। ये लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स नहीं होते, बल्कि लॉज और जो हमारे राइट्स होते हैं वो किसी के से शेप्ड होते हैं, किसकी वजह से बनते हैं, बाय द एक्शंस एंड डिसीजंस ऑफ जजेस, कोर्ट्स एंड लीगल अदर लीगल एक्टर्स। ये ना इनका जो ज्यादा फोकस होता है वो पता है किस पे होता है? जजेस के जुडिशियल डिसीजंस। ये बोलते हैं जुडिशियल डिसीजंस कोर्ट डिसाइड करती हैं असल में लॉ क्या होता है। जैसे हम कहते हैं ना जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन जाता है। मैंने आपको जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में बताया था, मैंने आपको इंस्टीट्यूशंस कराए थे, वहां पे आप प्लीज, आप ऊपर में भी आई बटन में डाल भी देती हूँ। ये वाला फंक्शंस ऑफ जुडिशरी था, ऊपर आई बटन में आपको नजर आ जाएगा। उसमें एक फंक्शन था इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। उसमें मैंने बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है कभी कभी वो एज इट इज अप्लाई नहीं करता जज। जज वहां पे अपना भी डिस्क्रिप्शन, अपने भी जजमेंट से बनाता है केस लॉ, मतलब अपनी जजमेंट से बनाता है केस लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशन से अलग होता है। वो केस लॉ कौन सा होता है? केस लॉ उसे कहते हैं जो जज डिसीजन देते हैं, जज मेड लॉज। तो रियल स्कूल कहता है कि जो जज अप्लाई कैसे कर रहा है, जज उनको इंटरप्रेट कैसे कर रहा है, वो ज्यादा मायने रखता है, लिखा हुआ ज्यादा मायने नहीं रखता। ये ना मतलब वो उसकी लॉजिकल रीजनिंग के पीछे नहीं जाते। ये कहते हैं कि जो जज डिसाइड करता है, जज के डिसीजन से ही लॉ बनता है। ये कहता है, ठीक है ना। ये कहते हैं दे स्ट्रेस दैट द रियल इम्पैक्ट ऑफ राइट्स डिपेंड्स ऑन हाउ दे आर इन्फोर्स्ड एंड इंटरप्रेटेड इन रियल वर्ल्ड सिचुएशंस। के रियल वर्ल्ड सिचुएशन मतलब कोई केस आता है तो जज वो डिसाइड करता है ना कि इस वाले लॉ के तहत आपको इतनी सजा है। तो वो बोलते हैं कि वो लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन की कोई मतलब सिंपली हम ये नहीं बोल सकते कि वो लॉ डिसाइड करेगा। ये बोलता है रियल स्कूल के, ये ना जजेस के ऊपर ज्यादा फोकस होता है, जुडिशियल डिसीजन। ये बोलता है जजेस और जो अदर लीगल एक्टर्स होते हैं, हमारी इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज,
ये ना बोलते हैं कि यार ये लोग मिल के ना रियल वर्ल्ड में जो लॉ को इन्फोर्स करते हैं ना, राइट्स को, उसको हम बोल सकते हैं रियल वे में कि ये हैं हमारे राइट। ठीक है। ओके। रादर देन अडॉप्टिंग फॉर्मलिस्ट और थ्योरेटिकल अप्रोचेस, फॉर्मलिस्ट एंड थ्योरेटिकल अप्रोचेस यही वाली हैं, लीगल पॉजिटिविज्म वगैरह, ठीक है ना। ये लोग बोलते हैं कि हम जो फॉर्मलिस्ट और थ्योरेटिकल अप्रोचेस को अडॉप्ट किए बगैर लीगल रियलिस्ट फोकस ऑन द प्रैक्टिकल आउटकम्स ऑफ लीगल डिसीजंस, जुडिशियल डिसीजंस, जो जज जज जब अपने जो भी को केस होता है उसका जो है फाइनल जजमेंट देता है कि आज आखिरी समाअत होगी, जो लीगल डिसीजंस हैं वो जो प्रैक्टिकल आउटकम्स होते हैं, ये लीगल रियलिस्ट उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है ना, उसको मानते हैं, लीगल रियलिस्ट उस पर फोकस करते हैं, रिकॉग्नाइजिंग दैट राइट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द बायसेस, एक्सपीरियंसेस एंड पर्सनल व्यूज ऑफ लीगल एक्टर्स। ये बोलते हैं कि जब भी कोई केस आता है तो जज मोस्टली ये अक्सर नहीं देखता है कि यार कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ क्या है। जब उसको अपना जजमेंट देना होता है तो वो क्या करता है, वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस, अपने ना पास्ट एक्सपीरियंस वगैरह, अपने पर्सनल व्यूज से, उसने बोला जाए जितना भी हम बोलें कि जज जो है वो अनबाइस्ड होकर और अपनी पर्सनल वो नहीं देता, बल्कि वो कॉमन सेंस की बेस पे, जस्टिस इक्वालिटी की बेस पे जो है ना वो डिसीजन देता है। रियल स्कूल बोलता है कुछ भी कर दे, जज देता तो अपना ही व्यू है ना, जज देता तो अपना ही व्यू है एट द एंड। ठीक है। कोई भी केस आया है, केस आ गए जज के सामने, अब जज ने जब उसके ऊपर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी लॉ अप्लाई करना था, वो एज इट इज अप्लाई नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे जज ने क्या करना था, उसमें अपने तरीके से उसको डिफाइन करके उसको जो है अपना एक व्यू दे के ना उस केस को रिजोल्व करना था। अब यहाँ पे देना तो उसने अपना ही व्यू है ना, चाहे वो जिस तरीके से भी दे। तो रियल स्कूल बोलते हैं यहाँ पे जो भी जज फैसला कर रहे होते हैं ना, उसको पास्ट एक्सपीरियंस, वो क्या समझता है सोचता है, वो अपना पर्सनल व्यू ही देता है एट द एंड, वो दे तो अपना पर्सनल व्यू ही रहता है। वो बड़े ये बड़ी रियलिस्टिक बातें करते हैं और ऐसा होता भी है। ये अगर हम इस स्कूल की देखें तो इसके मुताबिक अगर कोई केस किसी जज के सामने आया है और वो है रेसिज्म का, और अगर उस जज ने अपने पास्ट में रेसिज्म बर्दाश्त किया है तो वो उसके लिहाज से ही जो है ना वो जजमेंट देगा। तो ये बोलता है यार एट द एंड जज किस तरह का डिसीजन पास कर रहा है, किस तरीके से केसेस को रिजोल्व कर रहे हैं ना, वो बताते हैं कि रियल वर्ल्ड में हमारे लॉज और राइट्स क्या हैं। ना कि सिर्फ थ्योरेटिकल लॉजिकल रीजनिंग की थ्योरेटिकल बेसिस में आप बोलते हैं कि जैसे लीगल पॉजिटिविज्म वाले बोलते हैं कि लॉ सिर्फ रूल्स होते हैं, वो रूल सिर्फ सॉवरन बनाता है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने बना दिया वो लॉज है। इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट जो बना दिया वो लॉज है तो भाई जजेस क्यों इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है। ओके। इनके एक बहुत बड़े जो स्पोर्टर का नाम है ऑलिवर वेंडल होम्स, he said he advocated for a pragmatic approach to law, pragmatic वो realistic practical। इन्होंने बोला लॉ को लेके pragmatic approach लो, arguing that the life of the law is based on experience rather than logic। बड़ी ही अहम बात है इसमें, क्या लिखा हुआ है कि जो लाइफ है लॉ की वो एक्सपीरियंस पे बेस्ड करती है, ना कि लॉजिक। यहाँ पे लॉजिक का मतलब क्या है कि जैसे लीगल पॉजिटिविज्म वाले कहते हैं कि लॉजिकल बात करते हैं बड़ी लॉजिक से भाई, कि बस जो सोवरन ने दे दिया वही लॉ है। वो बोलते हैं ऐसा कि लॉजिक ना लगाए, जो अगर सोवरन ने जो दे दिया वही ला है तो फिर तो जज क्यों इंटरप्रेट करता है बार बार। जज बस जैसा भी कॉन्स्टिट्यूशन उठा के, कोई भी चोरी का केस आया है वो उसमें फिट हो रहा है, ला नहीं हो रहा है, बस वो उठा के अप्लाई कर दे। अच्छा, यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक केस, एक मैं जब मैं आपको जुडिशियल फंक्शंस कराए थे तो वहां पे मैंने बताया था कि इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ होती है। कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ इस तरह लिखा होता है कि वो वेग होता है, वो क्लियर नहीं होता। जब वो क्लियर नहीं होता तो वहां पे जज अपना पर्सनल व्यू दे के उसको डिफाइन करता है। ठीक है। मैंने वहां पे एग्जांपल शायद दी थी कि यूज ऑफ मोबाइल डिवाइसेस, वहां पे यूज वर्ड क्लियर नहीं था। जैसे एक बंदा ड्राइविंग कर रहा है, अब हमारा ला था कि यूज ऑफ मोबाइल डिवाइसेस वाइल ड्राइविंग, का मतलब आपको प्रोहिबिटेड है मोबाइल डिवाइसेस को यूज करना ड्राइव करते वक्त। अब जब उस बंदे को चालान कटा तो अब वो क्या, उसने क्या कहा पुलिस को कि मैं तो मोबाइल हाथ में तो नहीं पकड़ा हुआ था, तो आपने तो मोबाइल डिवाइसेस का यूज कहा था ना, तो मैंने उसको सामने हाथ में नहीं पकड़ा हुआ था, मैंने तो हैंड्स फ्री डिवाइस लगाई थी। हैंड्स फ्री डिवाइसेस कौन सी होती है, ब्लूटूथ वगैरह। ठीक है, जैसे आप हेडफोन ब्लूटूथ वगैरह यूज करते हो जो हैंड्स फ्री होते हैं, मतलब आप हाथों में नहीं पकड़ते। तो उसने बोला पुलिस को कि आपने चालान क्यों काटा, आपके लॉ में तो क्लियर लिखा हुआ यूज ऑफ मोबाइल डिवाइसेस, तो मैंने हाथ में तो पकड़ा ही नहीं हुआ। तो अब उसने कहा आपने चालान क्यों काटा है, वो केस चला गया अदालत में। तो फिर जज को अब यहाँ पे इंटरप्रेट करना है, एक्सप्लेन करना है, क्योंकि क्लियर नहीं था लॉ। अब लॉ तो सिर्फ यही था और कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं आके यूज ऑफ हैंड्स फ्री डिवाइसेस, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था। अब यहाँ पे जज अपना व्यू देगा। तो रियलिस्टिक स्कूल क्या कहता है, रियलिस्ट स्कूल क्या कहता है कि जैसे लीगल पॉजिटिविज्म वाले कहते हैं उस तरीके से तो हर केस सोल्व नहीं
दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं बनता, तो फिर जज को डिसाइड करना पड़ता है ना यूज को। अब जो ला था यूज ऑफ मोबाइल डिवाइसेस, यहाँ पे यूज वर्ड क्लियर नहीं है कि यूज में कौन कौन सा, सिर्फ मोबाइल डिवाइसेस हाथ में पकड़ना है, किस किस चीज के यूज की बात हो रही है। फिर वहां पे जज उसको बताएगा कि सिर्फ हाथ में पकड़ना, फिजिकल डिस्ट्रैक्शन ही नहीं, मेंटल कॉग्निटिव डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस लॉ का जो एक्सप्लिसिटली या इनडायरेक्टली मतलब यही था कि एक्सीडेंट्स ना हो। तो आप अगर दिमाग भी डाइवर्ट है या आप डिस्ट्रैक्टेड हो, तो तब भी वो इस लॉ के अंडर आता है। तो वहां पे वो जो एक्चुअल लॉ था जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था, उसके साथ एक और जज मेड लॉ उसके साथ अटैच कर देंगे केस, उस टाइम के केस में, जिसे हम बोलते हैं केस लॉ, कि ये जज ने अपना डिसीजन भी इसमें डाल दिया। अब आगे जब भी कभी कोई केस आएगा, तो वो क्या करेगा, जज वो पुराने हुए हुए केसेस में से उस केस को उठाएगा और बोलेगा कि 2-3 साल पहले एक जज ने इस तरीके से डिसीजन लिया था, उसने बोला था यूज में हैंड्स फ्री डिवाइसेस भी आती है, सिर्फ मोबाइल डिवाइस नहीं। तो इस तरीके से जज अपने पर्सनल व्यूज भी देते हैं, खुद भी अपने डिसीजंस देते हैं, जब एज इट इज लॉ किसी केस के ऊपर अप्लाई ना हो रहा हो। तो रियलिस्ट स्कूल बोलते हैं कि अगर आप सिर्फ ये कहते हैं कि सिर्फ लॉजिक लॉजिक की बात कर रहे हैं, आप थ्योरेटिकल फाउंडेशन दे रहे हैं कि जो बस एज इट इज लिखा हुआ है वही है, तो वो रियल वर्ल्ड में सिर्फ वो नहीं रहता है। तो ये रियलिस्ट स्कूल बोलता है कि असल में जो ज्यादा यहाँ पे जो हमारे लॉज और राइट्स बना होते हैं, वो जो हमारे लीगल एक्टर्स बनाते हैं, जैसे कि हमारी जजेस, हमारे कोर्ट्स वगैरह। तो ये ऑलिवर ने भी यही बात की है कि जो लाइफ होती है लॉ की, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या है रादर देन लॉजिक। क्या आप लॉजिक दे दो भाई, जो रूल्स बनाया लॉ तो सिर्फ रूल्स हैं, जो सॉवरन ने मुंह से निकाल दिया तो वही लॉ, तो बोला भाई ऐसा कि लॉजिक ना दे, एक्सपीरियंस में जो चीज है। क्योंकि जजेस बहुत दफा लॉस को इंटरप्रेट करते हैं, लॉस को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि वो लॉस क्लियर नहीं होते केसेस को लेके, और जब वो क्लियर नहीं होते तो आप उसी टाइम बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते। तो फिर वहां पे एक तो वो एज इट इज लॉ होता है, जो रियल मतलब जो आपके सामने लॉ कॉन्स्टिट्यूशन का स्टैट्यूट होता है, और एक जो होता है फिर जो जज अपना डिसीजन देता है, फिर वो दोनों मिलके आपको फ्यूचर में भी काम देते हैं। ठीक है, ओके। तो ये ऑलिवर इनके बहुत बड़े सपोर्टर थे रियलिस्ट स्कूल के। अब यहाँ पे एक जो क्वेश्चन उठ के आता है कि मैम, रियलिस्ट स्कूल आपने बोला कि जो हमारा डे टू डे एक्सपीरियंस होता है जो असल वर्ड में है, तो सोशियोलॉजिकल स्कूल भी तो आपने यही बताया था ना कि जो हमारी नीड्स होती है वो हमें लाज मिल जाते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, और लीगल पॉजिटिविज्म पॉजिटिव लॉ का स्कूल है वो रियलिस्ट स्कूल से किस तरह डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे भी जो पॉजिटिव लॉ है वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आता है ना, एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है, इन तीनों में हम डिफरेंस यहाँ पे देख लेते हैं, फिर आपको होप ये अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जो रियलिस्ट स्कूल है, इसका नेचर ऑफ लॉ किस तरह का होता है, ये कहता है कि लॉ इज शेप्ड बाय एक्शंस ऑफ जजेस। ये बोलता है कि लॉ शेप शेप कौन देता है लॉ को, जजेस का डिसीजन, वो किस तरीके से प्रैक्टिस में अप्लाई हो रहे हैं, जब कोई केस आ रहा है रियल वर्ल्ड में किस तरह अप्लाई हो रहे हैं। ये बोलता है, रियल स्कूल बोलता है कि laws are shaped by the actions of judges and how it is applied in practice। ये कहते हैं कि जो लॉ है वो इन्फ्लुएंस होता है बाय पर्सनल बाइसेस एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट, सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट, जिस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर वो अप्लाई हो रहे हो। ठीक है, लेकिन सोशोलॉजिकल स्कूल क्या कहता है, लॉ किस तरह का होता है, लॉ एक टूल है सोसाइटी को चलाने के लिए, सोसाइटी को शेप देने के लिए। ये लोग कहते हैं कि ये जजेस की बात नहीं करते ना, ये बोलते हैं कि कौन बना रहा है कौन, ये कहते हैं बस इसका इनका ज्यादा फोकस सोसाइटी की नीड पे होता है। ये बोलते हैं कि लॉ सोसाइटी को शेप देता है, सोशल इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा टूल है, और लॉ आता ही इसलिए है ताकि सोशल जस्टिस एंड पब्लिक वेलफेयर को प्रमोट करें। ये सोसाइटल नीड्स की बात करते हैं। तो रियलिस्ट एंड सोशियोलॉजिकल में डिफरेंस यही है कि सोशियोलॉजिकल स्कूल का ज्यादा फोकस पब्लिक वेलफेयर, सोसाइटल नीड्स पे होता है, ये और बात नहीं करते जजेस वगैरह की ये वो। लेकिन रियलिस्ट स्कूल ये कहता है, वो ये ऑब्वियसली कोई केस आता है तो सोसाइटी की नीड है, ये लोग मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली रियलिस्ट स्कूल ये बात कर रहा होता है कि मतलब सोसाइटल नीड्स पे ही जज अपना वो डिसीजंस भी देके करता है। लेकिन इनका ज्यादा फोकस किस चीज पे होता है कि जो लॉज है वो कौन शेप देता है, वो जजेस। और सोशियोलॉजिकल स्कूल क्या कहता है कि लॉज किस तरीके से बनते हैं, सोसाइटी की नीड्स से। जबकि रियल स्कूल बोलता है कि लॉज को कौन शेप देता है, जज का डिसीजन देता है। जज के जो पर्सनल बायसेस इन सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट में हो रहा होता है वो चीज, वो प्रैक्टिस में किस तरह अप्लाई हो रहे हैं। कोई केस आता है, जज इंटरप्रेट करता है लॉ को और उनको फिर इन्फोर्स करता है लॉ को। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक सोसाइटल नीड्स की बात कर रहा है, एक जुडिशियल डिसीजंस की बात कर रहा है, लीगल एक्टर्स के डिसीजंस की बात कर रहा है। तो लीगल पॉजिटिविज्म क्या कहता है, जो थर्ड स्कूल है लीगल पॉजिटिविज्म, वो ये कहता है कि लॉ एक सेट रूल्स है। लॉ तो सेट रूल्स है जो किसी बस बनाए बनाए गवर्नमेंट एक प्रॉपर उसके जरिए, जो प्रॉपर हमारा प्रोसीजर है, जैसे असेंबली में जाता है, पास होता है, देन
प्रेसिडेंट साइन करता है, बस वो लॉ है। आगे ये बात नहीं करता कि जज क्या इंटरप्रेट करता है, सोसाइटी की नीड क्या है, सोसाइटी मानेगी नहीं मानेगी। नहीं, लीगल पॉजिटिविज्म ये कहता है कि जो गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया वो सब पे बाइंडिंग है, दैट्स इट। लेकिन रियल स्कूल बोलते हैं जो गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया, असल में लॉ सिर्फ वो नहीं होता, सिंपली हम उसको लॉ नहीं बोल सकते, बल्कि जज उसको किस तरीके से हर केस पे अप्लाई कर रहा है, लीगल एक्टर्स उसको किस तरीके से सोसाइटी में जो है वो इन्फोर्स कर रहे हैं, वो असल में लॉ होता है। जबकि सोशियोलॉजिकल स्कूल बोलता है सोसाइटी की नीड क्या है, वहां से लॉ निकल के आता है। सोसाइटी की जो नीड है वहां से लॉ निकल के आता है। तो कहाँ कहाँ से निकल के आ रहे हैं लीगल पॉजिटिविज्म के लिहाज से? कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है जो गवर्नमेंट दे रही है, दैट्स इट, बाकी कोई बात नहीं करता। रियल स्कूल के मुताबिक जुडिशियल डिसीजंस, लीगल एक्टर्स के डिसीजंस ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि वो असल में लॉ को रियल लाइफ में जो है इन्फोर्स कर रहे होते हैं। सोशियोलॉजिकल स्कूल कहता है कि सोसाइटी की नीड्स ही कंपेल करती है गवर्नमेंट को या जो भी बाकी लीगल एक्टर्स हैं कि वो हमें इस तरह का लॉ बना के दें। ठीक है, तो सोशियोलॉजिकल स्कूल क्या बोलेगा, सोसाइटी की नीड से लॉज निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो रियल स्कूल का आपके मुताबिक फोकस किस चीज पे है? रियल स्कूल का फोकस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे ऑफ लॉ इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन। हाउ जजेस इंटरप्रेट एंड अप्लाई द लॉ। ज्यादा फोकस किस चीज पे है? ये कहते हैं कि प्रैक्टिकली जब केस कोर्ट में जाता है तो वहां पे जज डिसाइड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई किस तरीके से हो रहा है। तो असल में लॉ फिर वही है जो असल रियल वर्ल्ड में अप्लाई हो रहा है। तो फोकस किस चीज पे है रियल स्कूल का? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे रियल सिचुएशन में। सोशियोलॉजिकल स्कूल का फोकस किस चीज पे है? रिलेशनशिप ऑफ लॉ एंड सोसाइटी, के लॉ जो है वो सोसाइटी की नीड से निकल के आ रहा है। एक फोकस कर रहा है जुडिशियल डिसीजंस पे कि जुडिशियल डिसीजंस ही जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देते हैं लॉ की। सोशियोलॉजिकल स्कूल क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि लॉ एंड सोसाइटी पे फोकस होता है कि सोसाइटी की नीड से ही लॉ निकल के आ रहा है, कि लॉ कैसे सर्व कर रहा है सोशल इंटरेस्ट को। ये होता है ना फोकस, के लॉ वही होना चाहिए सोसाइटल नीड्स को पूरा करे। देन लीगल पॉजिटिविज्म का फोकस किस चीज पे है? ये फोकस ही ना, ये सारा जो लीगल पॉजिटिविज्म का फोकस होता है ना वो फॉर्मल स्ट्रक्चर के ऊपर होता है, बिल्कुल ही बस ये हर धर्मी की बात कर देते हैं ना। बाकी जो दो है ना वो मुझे बेहतर लगते हैं। जो लीगल पॉजिटिविज्म है ना वो कहते हैं बस वही फॉर्मल स्ट्रक्चर पे होता है, सेट रूल्स हैं लॉ कोई, बस दैट्स इट। गवर्नमेंट ने दे दिया, दैट्स इट, अब कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक का फोकस रियलिस्ट स्कूल का फोकस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे है कि रियल वर्ल्ड में अप्लाई किस तरह हो रहा है, जज इसको किस तरह इंटरप्रेट कर रहा है, जुडिशियल डिसीजंस के ऊपर फोकस है। सोशियोलॉजिकल स्कूल का लॉ एंड सोसाइटी के ना रिलेशनशिप पे होता है कि अगर जो सोसाइटी की नीड है उसी तरह का लॉ आए और लॉ जो है सोसाइटी के इंटरेस्ट को पूरा करे। देन जो लीगल पॉजिटिविज्म का तो फोकस ही फॉर्मल स्ट्रक्चर पे होता है कि लॉ वैलिड तब ही है जब एक प्रॉपर चैनल से गुजर के आए, प्रॉपर प्रोसीजर से, जो कि हमारे लीगल प्रोसीजर है उधर से गुजर के आए, असेंबली में जाए, पास हो, वोटिंग हो, देन। ठीक है, अच्छा। रोल ऑफ मोरालिटी, मोरालिटी का एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है व्हेन इट कम्स टू डिफरेंट स्कूल्स। जो रियल स्कूल है ना ये मोरालिटी का मतलब बहुत ज्यादा तो ऑब्वियसली बात नहीं करता, लेकिन करता है, कनेक्ट करता है मोरालिटी को थोड़ा बहुत। ठीक है, रियल स्कूल कहता है कि जो जजेस के पर्सनल व्यूज होते हैं, उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड बायसेस इन्फ्लुएंस देयर डिसीजन, इनडायरेक्टली कनेक्टिंग लॉ टू मोरालिटी। तो ऑब्वियसली अगर कोई जज अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ बोल रहा है, ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं मोरल होता है, मोरालिटी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाती है। तो रियल स्कूल कहता है कि जो जजेस का पर्सनल व्यूज होते हैं, उनका एक्सपीरियंस और उनके बायसेस इन्फ्लुएंस देयर डिसीजन, और वो जो उनका अगर जज का डिसीजन इन्फ्लुएंस्ड है उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पर्सनल व्यूज से, तो मतलब वही केस लॉ बन रहा है ना, वही जाके रियल वर्ल्ड में अप्लाई हो रहा है किसी केस के ऊपर, तो उसने ये इनडायरेक्टली कनेक्ट करते हैं लॉ को मोरालिटी के साथ। सोशियोलॉजिकल स्कूल क्या करता है कि लॉ इज लिंक टू सोसाइटल वैल्यूज एंड एम्स टू अचीव सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो मोरालिटी को ये कंसीडर करते हैं। सोशियोलॉजिकल स्कूल यही कहते हैं ना कि वेलफेयर, ये मतलब ऑब्वियसली मोरालिटी की बात करते हैं, लेकिन जो लीगल पॉजिटिविज्म है वो मोरालिटी के से कोई लेना देना नहीं है। वो कहता है क्या मोरल, मोरल है या इमोरल है कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सोवरन ने बोल दिया, उसने बोल दिया धड़ काट दो धड़ काट दो। लीगल जॉन ऑस्टन वगैरह वो सारे इस तरह के थे। लीगल पॉजिटिविज्म का मोरालिटी से लेना देना नहीं होता। लीगल पॉजिटिविज्म बहुत स्ट्रिक्ट किस्म का स्कूल है जो कहता है फॉर्मल स्ट्रक्चर, हर लॉ वैलिड है अगर वो गवर्नमेंट ने दिया है, और बस ये कहता है कि जो सेट रूल्स होते हैं ना लॉ, जो सेट रूल्स होते हैं वही लॉ है जो गवर्नमेंट ने दे दिया। लेकिन सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑब्वियसली मोरालिटी की बात करता है, क्यों? क्योंकि कहता है ना कि सोसाइटी की जो नीड्स है वो दें, सोसाइटी की जो नीड्स है वो दें। ये कहता है कि लॉ सोसाइटी को शेप देता है, लॉ का रिलेशनशिप सोसाइटी के साथ इस तरह का होना चाहिए कि वो सोसाइटी के इंटरेस्ट को पूरा करे। तो इसका मतलब क्या है कि ये मोरालिटी की बात करता है।
और अगर रियल स्कूल की बात करें तो ऑब्वियसली इनडायरेक्टली मोरालिटी की बात किस ना करता है, क्योंकि कहता है कि जुडिशियल डिसीजन, लीगल एक्टर्स का क्या कहना है वो चीज शेप देता है लॉ को, ना ही कि सेट रूल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन हर बार एज इट इज अप्लाई नहीं हो जाता है, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि यार जब जज अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, अपने पर्सनल व्यू से कोई डिसीजन दे रहा है तो उसका मतलब इनडायरेक्टली मोरालिटी कहीं ना कहीं होती है रियल स्कूल के मुताबिक, ठीक है। बाकी जो जुडिशियल डिसीजन मेकिंग किस तरीके से होता है इन तीनों में, वो मैंने ऊपर आप लोगों को ऑलरेडी जो है बता भी दिया है, ठीक है। तो लीगल पॉजिटिव अगर हम तीनों के लिहाज से बात करें तो उसमें ज्यादा सख्त लीगल पॉजिटिविज्म ही है, क्योंकि वो जजेस को इतनी रायत नहीं देता कि वो इंटरप्रेट करें। वो बोलते हैं बस जैसे ला है ऐसा अप्लाई कर दो, तो हर केस इस तरह का नहीं होता कि अप्लाई हो सके ला। तो इसलिए लीगल पॉजिटिविज्म नहीं इतनी तरीके से अप्लाई होता। तो अच्छा, आप लोगों को आई होप समझ आ गई होगी। मैंने बहुत कोशिश की है अच्छे तरीके से समझाने की इन तीनों में डिफरेंस क्या है। अब बताने को मैं बहुत सारा कुछ बता सकती हूँ कि एप्लीकेशन ऑफ लॉ कैसे है, लीगल व्यू ऑफ लीगल चेंज का ये वो, लेकिन अब इतना कुछ आपको अभी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इन तीनों में डिफरेंस पता चल गया कि लीगल पॉजिटिविज्म क्या है। वो सेट रूल्स की बात करता है और बस कहता है कि गवर्नमेंट ने जो पास कर दिया वही ला है। अब जज वज बाकी सोसाइटी की नीड क्या है ये सब कुछ नहीं देखता। सोशियोलॉजिकल स्कूल कहता है कि सोसाइटी की क्या नीड है वहां से ला निकल के आता है, और ला हमेशा सोसाइटी की नीड को पूरा करे, ठीक है। सोसाइटी की नीड को पूरा करे मतलब मोरालिटी की बात करता है। लीगल पॉजिटिविज्म मोरालिटी की बात नहीं करता, बस एज इट इज जो भी ला उसको कर दो। रियलिस्टिक स्कूल कहता है कि यार जो रियल वर्ल्ड सिचुएशन है उसकी बात करता है, क्योंकि रियल वर्ल्ड सिचुएशन में लीगल एक्टर्स का काम ज्यादा होता है, ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये कहता है सिंपली कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर देना तो बिल्कुल वेग बात है, क्योंकि असल में तो जज भी डिसीजन जो लास्ट को इंटरप्रेट करते हैं। तो मतलब जो रियल में किस तरीके से लॉ अप्लाई हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हो रहा है, ये ज्यादा मायने रखता है सिर्फ सेट रूल्स को अगर हम देखें तो। ओके, अब हम तीनों की एग्जांपल देखते हैं जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा इन तीनों में डिफरेंस क्या है। सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ लॉ सोशल इंजीनियरिंग की बात करता है, मतलब कि सोसाइटी की नीड के मुताबिक होना चाहिए लॉ। देन लीगल पॉजिटिविज्म कहता है कि लॉ क्या है, लॉ इज रूल, सेट रूल। और रियल स्कूल ऑफ लॉ, लॉ इन एक्शन, कि उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है, इसको वो लॉ मानता है। अब सोशियोलॉजिकल स्कूल लॉ को कैसे देखता है कि ये सोसाइटी को शेप देता है, सोसाइटी की नीड्स पे। कोई भी अगर लॉ है तो वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होगा, इंडिविजुअल लेवल पे भी एंड कलेक्टिव, मतलब एक सोसाइटल लेवल पे भी और इंडिविजुअल लेवल पे भी, ठीक है ना। मतलब इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म, मतलब एक इंडिविजुअल के लेवल पे एक पूरी सोसाइटी के कि उसका कलेक्टिव बेनिफिट क्या है, वो दोनों की बात करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी है। कंसिडर द इंट्रोडक्शन ऑफ लॉज दैट mandate सेफ वर्किंग कंडीशन सच एज रिक्वायरिंग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और सेटिंग लिमिट्स ऑन वर्किंग आवर्स। अब एक लाज इस तरह के इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं जो किस चीज का बोल रहे हैं, सेफ वर्किंग कंडीशंस के लिए। एंड मजीद वो क्या बोल रहे हैं कि प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो, और लिमिट सेट कर रहे हैं वर्किंग आवर्स पे कि मतलब गधों की तरह नहीं काम कराना है लोगों से, उनके लिए इक्विपमेंट अच्छे होने चाहिए। देन उनकी कंडीशंस जो वर्किंग कंडीशंस है जिस जगह पे वो काम कर रहे हैं उनकी कंडीशंस अच्छे, उनके टॉयलेट्स अच्छे होने चाहिए ज्यादा गर्मी में, या उनके लिए कोई एसी का या कुछ इस तरीके से, मतलब जहाँ पे वो अच्छे तरीके से काम कर सके, वो उनको ज्यादा बर्डन ना फील हो। अब सोशियोलॉजिकल स्कूल क्या देखेगा, इस लॉ को किस तरह देखेगा? फ्रॉम द सोशियोलॉजिकल स्कूल्स परस्पेक्टिव द लॉ इज अ टूल टू प्रमोट सोशल वेलफेयर। अब इसमें देखो ये ओवरऑल सोशल वेलफेयर की बात है, क्योंकि वो जो लॉ आया है वो किसी एक बंदे के लिए नहीं आया, वो एक बंदे के लिए भी आया है और सोसाइटी में हर वर्कर के लिए भी आया है। देखो सोसाइटल लेवल पे भी है, इंडिविजुअल लेवल पे भी है। एक बंदे के इंटरेस्ट पे भी वो पूरा आ रहा है, देन वो सोसाइटी के इंटरेस्ट पे भी आ रहा है। तो मतलब देखो सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने की बात की है बाय प्रोटेक्टिंग वर्कर्स राइट एंड इम्प्रूविंग देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। और अगर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, उनके लिए अच्छा कंडीशन होगा, तो मतलब अपनी सोसाइटी में बहुत सारे लोग हेल्थी हैं, इसका मतलब है कि ज्यादा लोग तो वर्कर्स ही हैं। प्राइमरी फोकस क्या है सोशियोलॉजिकल स्कूल के मुताबिक, लॉ का प्राइमरी फोकस क्या है? द प्राइमरी फोकस इज ऑन द सोशल बेनिफिट्स ऑफ द लॉ। देखो लॉ के सोशल बेनिफिट्स है ना, इंश्योरिंग दैट इट बैलेंसेज इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स, के जो एम्प्लॉयर्स का इंटरेस्ट है, जो चाह रहे हैं कि मेरी कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करे। एम्प्लॉयर्स जो हैं, जो लोगों को हायर कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करे। वो इंटरेस्ट एंड जो एम्प्लॉयज हैं जो काम कर रहे हैं, जिनको चाहिए सेफ्टी एंड फेयर ट्रीटमेंट, इन दोनों के दरमियान एक बैलेंस आ जाएगा। मतलब कि जो एम्प्लॉयज होंगे उनके आवर्स पे
सेट लिमिट सेट की जाएगी, लेकिन वो इतनी होगी कि एम्प्लॉयर्स का कि काम निकलता रहे। मतलब जितना एम्प्लॉयर्स का प्रोड्यूस करना जरूरी है उतना करके, ज्यादा एक्सेसिव में बेशक ना जाए। जो अक्सर एम्प्लॉयर्स बहुत ही ज्यादा मतलब वो लालच लालच में आ जाते हैं, और मतलब वो ग्रीडी हो जाता है कि भाई हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरवीन करके लॉज बनाती है। सोशियोलॉजिकल स्कूल के मुताबिक ये जो लॉज होते हैं ये बैलेंस करता है एम्प्लॉयर्स के इंटरेस्ट में भी, एम्प्लॉयर्स के भी। अगर ये जो लॉ है ये क्या करेगा, एम्प्लॉयर्स के इंटरेस्ट में एक बैलेंस बनाएगा। एम्प्लॉयर्स का काम भी पूरा होगा, और जो एम्प्लॉयज हैं जिन्हें कोई नहीं पूछता उनका भी काम पूरा होगा। और एम्प्लॉयज पूरी सोसाइटी के एम्प्लॉयज की बात हो रही है, तो मतलब एक सोशल वेलफेयर को प्रमोट किया है। सोसाइटल लेवल पे चीज हुई है, देन इंडिविजुअल लेवल पे भी कि हर एम्प्लॉय को भी इसका फायदा होगा। द लॉ इवॉल्व्स एज सोसाइटल वैल्यूज चेंज, रिफ्लेक्टिंग कंसर्न्स अबाउट वर्कर सेफ्टी, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल वेलफेयर। जो सोशियोलॉजिकल स्कूल के मुताबिक लॉज चेंज होते हैं सोसाइटी की नीड के मुताबिक। पहले इंडस्ट्रीज नहीं होती थी, तो जो उनकी नीड्स थी उसके मुताबिक लॉज थे। आज इंडस्ट्रीज बन गई हैं, वर्कर्स के साथ बुरा हाल हो रहा है। तो आज नीड है कि वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, और जो बाकी जो ये ओनर्स हैं इनकी थोड़ी रस्सियां खींची जाए, तो उसके लिए लॉ काम करता है। तो मतलब ये सोसाइटल नीड्स वैल्यूज के लिहाज से लॉ उसी टाइम हिस्टोरिकल स्कूल के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता है ना, लेकिन ये लोग कहते हैं उसी टाइम चेंज करना पड़ता है, और आपको इंटरवीन करना पड़ता है जबरदस्ती इंसान को। ठीक है। द लॉ एम्स टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट एम्प्लॉयर एंड वर्कर, एंड कलेक्टिव इंटरेस्ट सोसाइटीज इंटरेस्ट इन वर्कर वेलफेयर। कि सोसाइटी का, पूरी सोसाइटी का इंटरेस्ट हो जाता है वर्कर के वेलफेयर के लिए। तो मतलब सोसाइटी एंड इंडिविजुअल दोनों में क्या होता है, दोनों में एक बैलेंस कायम होता है, एडजस्टिंग टू सोशल नीड्स एंड प्रमोटिंग द वेलबींग ऑफ वर्कर्स। तो आप यहाँ पे ये देखिए, बड़ा मतलब सोशियोलॉजिकल स्कूल एक मतलब मुझे काफी अच्छा लगता है। यहाँ पे इसने बोला है कि जिस तरह के लाज होते हैं जो वर्कर्स के लिए होते हैं, उनकी अच्छी कंडीशन में काम करने के लिए होते हैं, देन उनके लिए मतलब ऑब्वियसली वर्कर की सेफ्टी के लिए होते हैं। वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि एक इंडिविजुअल लेवल पे जो एक इंडिविजुअल है, एक वर्कर है, और जो सारे वर्कर्स हैं वो सब के लिए होता है। सोसाइटल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल, दोनों पे होता है। तो अगर हम एम्प्लॉयर्स की बात करें, तो एम्प्लॉयर्स की भी प्रोडक्टिविटी को कम नहीं होने देते। मतलब कि वो जितना नीड उनकी होती है प्रोड्यूस करने की, उतना उतना जो है एम्प्लॉयर्स को प्रोड्यूस करने का बोला जाता है, लेकिन उससे ज्यादा एम्प्लॉयर्स को नहीं थकाएंगे एम्प्लॉयर्स, ये कहा जाता है। वरना यहाँ पे क्या होता है, जो बॉसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा काम लेते हैं। अगर इस तरीके से लॉज नहीं बनेंगे सोशियोलॉजिकल स्कूल के मुताबिक, अगर इस तरीके से लॉज नहीं बनेंगे तो सोसाइटी का भी वेलफेयर नहीं होगा, नहीं एक इंडिविजुअल का वेलफेयर होगा। तो ये क्या, इस लॉ के मुताबिक, सोशियोलॉजिकल स्कूल के मुताबिक, ये जो लॉ है ये एम्प्लॉयर और जो एम्प्लॉयज हैं उन दोनों के इंटरेस्ट को बैलेंस कर रहा है, इंडिविजुअल एंड जो कलेक्टिव कलेक्टिव यहाँ पे इंटरेस्ट क्या था, सोसाइटी का ये इंटरेस्ट है कि वर्कर्स के लिए काम हो। तो जो सोसाइटी का इंटरेस्ट है वो भी पूरा होगा, जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है एक एम्प्लॉयर का कि मुझे ज्यादा प्रोड्यूस करना है, और एक एम्प्लॉय का कि मुझे साफ वर्किंग कंडीशन और एटमोसफेयर चाहिए, वो भी हो जाएगा। तो जो सोशियोलॉजिकल स्कूल है वो हर लॉ को सोसाइटी की नीड के साथ जोड़ता है। लेकिन लीगल पॉजिटिविज्म क्या है, लीगल पॉजिटिविज्म लॉ को सेट रूल्स की तरह देखता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये नहीं कहता कि सोसाइटी की नीड क्या है, ये नहीं देखता कि जज किस तरीके से, ये बोलता है कि जज को जैसा लॉ है एज इट इज ही अप्लाई करना है। अब यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है कि जो लीगल पॉजिटिविज्म है वो कैसे कहता है कि लॉ जो हमारी एक लेजिटिमेट अथॉरिटी जैसे हमारी गवर्नमेंट उसने बना दी तो वो लॉ है। बाकी ये मोरालिटी वोरालिटी, देखो ये मोरालिटी की बात करता है ना, यहाँ पे आपको मोरालिटी नजर आ रही है ना सोशियोलॉजिकल स्कूल में, वेलफेयर होना चाहिए। तो मॉरल ग्राउंड पे हम कहते हैं ना किसी के साथ ज्यादती ना हो, ये हो, ये देखना, ये चीज नहीं देखता। अब यहाँ पे देखो, अ गवर्नमेंट पासेस अ टैक्स लॉ रिक्वायरिंग सिटीजन्स टू पे अ स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ देयर इनकम एज टैक्सेस। अब एक लॉ है जिसने बोला है कि आपको आपकी लेट्स से आपको आपकी पे का ना 30% टैक्स देना है, या 40%। अब पीछे चाहे कुछ बचता है आपके पास नहीं बचता, मतलब कुछ सर्टन इन्होंने बोल दिया परसेंटेज आपको देना है आपकी इनकम का ना एज टैक्सेस। अब क्या होगा, द लॉ फॉलोज, जो लॉ बनेगा ना वो किसका बनेगा, द लॉ फॉलोज द लेजिस्लेटिव प्रोसेस एंड इज इनेक्टेड बाय अ लेजिटिमेट अथॉरिटी। अब लॉ पास हुआ है लेजिस्लेटिव प्रोसेस से, कि असेंबली में इंट्रोड्यूस हुआ है बिल, और फिर उसके ऊपर जो है वो वोटिंग हुई है। वोटिंग की जो परसेंटेज थी, जितने लोगों को वोट रिक्वायर था, 2/3 या हाफ या जो भी, तो वो दे दिया है, वोट हो गया है, वो पास हो गया है। देन फिर वो जो है सिग्नेचर्स के लिए गया, और देन क्या हुआ, उसको एग्जीक्यूटिव ने सोसाइटी में इन्फोर्स कर दिया, जो एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, लीगल प्रोसीजर। तो लीगल पॉजिटिविज्म के मुताबिक एक लॉ पास हुआ है गवर्नमेंट का, जो एक
प्रॉपर प्रोसीजर से लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू इनेक्ट हुआ है, पास हुआ है, एंड उसको इनेक्ट कराया है हमारी लेजिटिमेट अथॉरिटी ने, मतलब कि लेजिस्लेचर ने बनाया है और एग्जेक्टिव ने लाकर इन्फोर्स कर दिया सोसाइटी में। फ्रॉम अ लीगल पॉजिटिव परस्पेक्टिव, द वैलिडिटी ऑफ द लॉ, टैक्स लॉ, comes from the fact that it was created by a recognized legislative body through proper procedures। तो लीगल पॉजिटिविज्म बात ही करता है, पॉजिटिव लॉ होता ही कॉन्स्टिट्यूशन है। लीगल पॉजिटिविज्म बात ये करता है लॉ या राइट्स वही हैं जो हमारी एक लेजिटिमेट अथॉरिटी पास कर दे, जिसके पास हम राइट हो कि वही लॉ बनाएगा। अगर उसने पास कर दी तो आपको भाई नहीं मानेंगे तो सर कलम में, आम जुबान में। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि जो लेजिटिमेट अथॉरिटी जिसके पास राइट है ना लॉ पास करने का, उसने प्रॉपर प्रोसीजर से गुजर के जो प्रोसीजर है कि इस तरीके से हमारे लॉ पास होते हैं, उससे अगर लॉ बन गया तो वो रेलेवेंट है। वो बोलते हैं कि अगर वो पास करे तो वो रेलेवेंट है। वो रेलेवेंट होना उसका कहाँ से पता लगता है कि एक लेजिटिमेट अथॉरिटी ने बनाया, एक लीगल अथॉरिटी ने बनाया है। ठीक है, अब वेदर द टैक्स इज कंसिडर्ड फेयर और जस्ट इज रेलेवेंट टू इट्स लीगल वैलिडिटी, क्योंकि वो लीगल वैलिडिटी है कि वो एक हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी ने बनाया है, तो वो लीगल है, वो बाइंडिंग है सब पे। अब चाहे वो सही हो या गलत हो, कि आप किसी के 50% उठा के उसकी उसकी इनकम में से ले रहे हो, ये अगर हम मॉरली बोले तो गलत है। जस्ट मतलब एक जस्टिस पे तो नहीं है ना ये चीज, लेकिन लीगल पॉजिटिविज्म कहता है मोरालिटी, कोई चीज फेयर है या जस्ट है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारी लीगल जो जिनके पास अथॉरिटी है ना बनाने की लॉज, वो बनाने, तो उसकी लीगल वैलिडिटी आ जाती है। समझ आई? लीगल positivists emphasize that as long as the law is created by the proper authority and through the correct process, it is valid। ठीक है, एंड सिटीजन आर रिक्वायर्ड टू ओबे इट। अब सिटीजन ना नहीं कर सकते। द फोकस इज ऑन द फॉर्मल स्ट्रक्चर एंड अथॉरिटी ऑफ द लॉ, नॉट ऑन इट्स मॉरल इम्प्लीकेशन और सोशल इफेक्ट। सोसाइटी जो सोशोलॉजिकल स्कूल है वो सोशल इफेक्ट की बात करता है, ये कहता है भाई ऐसा कुछ नहीं है। इट इज वैलिड बिकॉज इट फॉलोज द करेक्ट लीगल प्रोसेस। ये वैलिड है, ये कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड है। अब चाहे उसमें आप फंडामेंटल राइट्स खींच दो, वो वैलिड है क्योंकि वो हमारी सॉवरन जो बॉडी है उसने बनाया है। लेकिन सोशोलॉजिकल स्कूल बोलता है सॉवरन बॉडी ला तब बनाती है जब सोसाइटी की वो नीड होती है। ये कहता है कि सोसाइटी की नीड है नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है, सॉवरन ने ला बना दिया है तो वो उसी को आप सोसाइटी की नीड समझे, उसी को आप सोसाइटी पर बाइंडिंग समझे। अब रियलिस्ट स्कूल का भी मैंने लिखा हुआ है, ये लॉज को सेट रूल्स नहीं देखते, ये लॉ इन एक्शन देखते हैं। जैसे सोशोलॉजिकल स्कूल लॉ को किस तरीके से लेता है कि ये सोसाइटी की नीड में से निकल के आता है, सोसाइटी को शेप देता है। ये कहता है कि सोसाइटी जो लॉ है वो सेट रूल है जो गवर्नमेंट ने बना दिए हैं। ये कहता है कि लॉ एक्शन में कैसा है। लॉ आपने तो कॉन्स्टिट्यूशन से बना दिया, लेकिन अब वो अप्लाई भी हो रहा है एज इट इज या नहीं, ये पता चलता है कि वो लॉ है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखी है लॉ इन एक्शन में, जो कि रियलिस्ट स्कूल की है। हम इसके ऊपर भी देख लेते हैं, देन हमारा ये जो लेक्चर है ये खत्म हो जाए। अब ये जो एग्जांपल लिखी हुई है इसमें केस क्या है कि अ कोर्ट हेयर्स अ केस इन्वॉल्विंग अ सिटीजन फ्रीडम ऑफ स्पीच। केस है फ्री स्पीच को लेकर। एक एक बंदा आया है या कुछ लोग आए हैं, उन्होंने बोला है कि यार जो हमारा जो राइट था फ्री स्पीच का वो वायोलेट हुआ है। केस आ गया, उसने बोला है कि हमें फ्री स्पीच की इजाजत नहीं दी जा रही, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन तो बोल रहा है कि फ्री स्पीच है, लेकिन अब यहाँ पे जज क्या डिसीजन लेगा, वो अप्लाई तो वही होगा ना। तो रियल स्कूल यही कहता है कि जुडिशियल डिसीजन ज्यादा मैटर करते हैं। अगर केस आया भी है और उन्होंने बोला भी है कि भाई कि हमें फ्री स्पीच हमारी वायलेट हुई है, अब यहाँ पे कोर्ट को डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर लॉ लिमिटिंग स्पीच जस्टिफाइड है या नहीं है। क्या अगर लॉ बोल रहा है कि स्पीच को लिमिटेड करना है तो वो क्यों कह रहा है, क्या वो हमारे इस टाइम पे जस्टिफाइड है या नहीं है। जैसे इस लॉ के मुताबिक ना, जो सारा लिखा हुआ है यार मैं आपको अपने लफ्जों में बता रही हूँ, पढ़ने से फायदा नहीं है। इस स्कूल के मुताबिक ना कि जज जो डिसीजन लेता है वो ज्यादा वो होता है, लेकिन हर जज सेम नहीं होता है। वो जज कौन से सोशल कॉन्टेक्स्ट, मतलब कौन से टाइम में वो बात कर रहा है, जज का पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, ये सब कुछ बहुत मैटर करता है। लाभ ये बोल सकता है कि फ्री स्पीच होनी चाहिए या रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए हेट स्पीच के ऊपर, कुछ भी। अगर आप फ्री स्पीच की बात करो तो आप रिस्ट्रिक्शन भी लगा रहे हो हेट स्पीच पे, तो मतलब लॉ कुछ भी बोल सकता है। लेकिन क्या जजेस जो इंटरप्रेट कर रहे हैं वो कैसे करेंगे। हो सकता है कि आपके लोग आए हैं, उन्होंने बोला है कि हम किसी को हेट स्पीच क्या होती है, आप किसी के कल्चर की वजह से भी करते हो, माइनॉरिटी के ऊपर, माइनॉरिटी को जो ये बातें शातें सुनाना हेट स्पीच है ना। अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ लिखा हुआ है कि यार फ्री स्पीच आपके पास होनी चाहिए, हेट स्पीच वीच इसकी कुछ बात नहीं हुई, बस
ये एक फंडामेंटल राइट है, लोगों के पास फ्री स्पीच का राइट है, राइट टू फ्री स्पीच। अब माइनॉरिटीज आ गई, उन्होंने बोला यार हमें तो हेट स्पीच का सामना करना पड़ रहा है, तो जिनके अगेंस्ट केस किया वो बोल रहे हैं भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें फ्री स्पीच कर दिया। अब यहाँ पे जज का पर्सनल वो जो व्यूज है ना वो मैटर करेंगे। अब जज ने डिसाइड करना है कि अब केस केस का उसने डिसीजन क्या लेना है। अब देखो यहाँ पे जज का बहुत रोल होता है। अब जज ये भी बोल सकता है कि यहाँ पे फ्री स्पीच का मतलब ये नहीं है कि हर फ्री स्पीच, हेट स्पीच रिस्ट्रिक्टेड है, वो फ्री स्पीच में नहीं आती। अब यहाँ पे जो जज अपना डिसीजन देगा ना वो उसे हम कहते हैं केस ला, तो वो अप्लाई होता है रियल वर्ल्ड में। अब जब जज ने बोल दिया आपका राइट टू फ्री स्पीच तो है, लेकिन आपका ये राइट नहीं है कि आप हेट स्पीच स्टार्ट कर दो, तो अब वो हेट स्पीच कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ फ्री स्पीच का लिखा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे जज क्या करेगा, वो अपने, हो सकता है वो जज का ये हो कि उसने पास्ट में बहुत ज्यादा हेट स्पीच का जो है वो सामना किया, हो सकता है ना, तो he will be more sympathetic to restricting hate speech ना। ऑब्वियसली ये तो देखो अंडरस्टूड सी बात है, एक जज है, देखो हर जज पे डिपेंड करता है। जज के सामने केस आया है, कॉन्स्टिट्यूशन फ्री स्पीच की बात कर रहा है, लेकिन जज ने अपने पास्ट में हेट स्पीच बहुत ज्यादा बर्दाश्त की, तो अब वो क्या करेगा, वो बोलेगा इस फ्री स्पीच का जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि आप हेट स्पीच स्टार्ट कर दो। लेकिन एक ऐसा जज हो जिसने कोई हेट स्पीच बर्दाश्त ना की हो, ठीक है, तो वो बोलेगा कि भाई नहीं, या फ्री स्पीच का राइट सबके पास होना चाहिए, हमें और कुछ नहीं पता हेट स्पीच वगैरह, बस फ्री स्पीच का राइट तो हर हर एक के पास होना चाहिए। तो जो रियलिस्ट स्कूल है वो बोलता है कि यार ये जज के पर्सनल एक्सपीरियंस पे, कि उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसका पर्सनल व्यू पे भी डिपेंड करता है। एक जज हो सकता है कि वो फ्री स्पीच की बात करे, हेट स्पीच की करे ना, चाहे अगले को बर्दाश्त करना पड़ रहा हो। एक है वो बोले, हो सकता है वो ज्यादा सिंपैथेटिक हो हेट स्पीच को लेकर, वो बोले कि भाई नहीं यार, फ्री स्पीच कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ है लेकिन हेट स्पीच का राइट नहीं है, राइट खींच लिया है सबसे ना। तो यहाँ पे जो रियल स्कूल कहता है जज का अपना वो ज्यादा मैटर करता है, चाहे लॉ में कुछ लिखो। बाकी किस सोशल कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है ये भी बहुत मैटर करता है। हो सकता है कि जिस टाइम पे वो जज डिसीजन दे रहा हो उस टाइम के अंदर या उस दौर के अंदर हेट स्पीच के ऊपर बहुत काम किया जाएगा, तो वो बोलेगा चाहे कॉन्स्टिट्यूशन फ्री स्पीच की बात करे हेट स्पीच आप नहीं देंगे। या ये हो सकता है कि वो ऐसे टाइम पे बात कर रहा है जहां पे इतना ज्यादा इंडिविजुअल के राइट की बात होती है, इंडिविजुअलिज्म का इतना दौरा है कि फ्री स्पीच आपने देनी है, हेट स्पीच का कोई बात नहीं करता, लोग ज्यादा इंडिविजुअल राइट्स की बात करते हैं। तो हो सकता है उस सोशल एनवायरनमेंट में, सोशल कॉन्टेक्स्ट में जज ये फैसला करे कि फ्री स्पीच सबके पास है, सॉरी ला तो ये कह रहा है, इसको हम इस तरह इंटरप्रेट करते हैं। तो रेड स्कूल के मुताबिक ला कुछ भी लिखा हो सकता है, लॉ कुछ भी लिखा हो सकता है। while the law may lay out principles regarding freedom of speech and restrictions like those on the hate speech, legal realists argue that the outcome of a case is influenced by how judges interpret and apply those laws, not just by the laws themselves। कि laws किस तरह लिखे हैं वो नहीं डिसाइड होते कि भाई वो उससे उससे कुछ नहीं होता। जज का क्या आउटकम है, जज ने आखिर में क्या समात दी है, क्या डिसीजन ले के उसने स्टैंप मारी है, या उसने वो जो मारता है टेबल के ऊपर ऑर्डर 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 करके, या कोर्ट कोर्ट इज एडजर्न करके जो बोलता है, जो उसने मुंह से लफ्ज बोले वो लॉ और राइट बन जाता है। रियल स्कूल ये कहता है यार रियल एप्लीकेशन आप देखें कि वो रियलिटी में कैसे अप्लाई हो रहे हैं। ये जो रियल स्कूल है ना ये रियल वर्ड कंसिडरेशन वर्सेस फॉर्मल रूल्स होता है, ये फॉर्मल रूल्स को नहीं मानते जो कि लीगल पॉजिटिविज्म की बात करता है। ये बोलता है कि यार आप जो है ना रियल वर्ड सिचुएशन देखें, कॉन्स्टिट्यूशन तो एक किस्म का हमारा लिख लिया जाता है। ये बोलते हैं कि यार जो लॉज अप्लाई हो रहे होते हैं ना वो बहुत फ्लूइड होते हैं, आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लीगल सिस्टम को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि आप रियल वर्ड की बात करें ना, कि आप ये देखें कॉन्स्टिट्यूशन एज इट इज कैसा बना हुआ है, क्योंकि वो ज्यादा वो वो उस तरीके से हमेशा अप्लाई नहीं होता। और बहुत सारे आपने इस तरह के केसेस देखे होंगे जहाँ पे आप बार बार सुनते हैं कि जज इंटरप्रेट कर रहा है, जज इंटरप्रेट कर रहा है। वो इसी वजह से करता है कि ऑब्वियसली जो लॉज कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो इंसान बनाता है, वो इतना परफेक्ट कभी भी नहीं बना सकता इंसान। तो अगर वो इस तरह कोई वर्ड लिख लेता है जो आपके केस के ऊपर पूरा नहीं उतरता, तो फिर यहाँ पे जज अपना जरूर डिसीजन देता है, जिसको हम केस लॉ भी बोलते हैं। तो रियल स्कूल के मुताबिक जो जज डिसीजन लेता है असल में लॉज और राइट्स वही होते हैं। लीगल पॉजिटिविज्म के मुताबिक जो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया वो बाइंडिंग है, वो फेयर है नहीं फेयर है उससे कोई लेना देना नहीं है, मोरालिटी का कोई लेना देना नहीं है। देन जो सोशियोलॉजिकल स्कूल होता है, सोशियोलॉजिकल स्कूल तो ज्यादा ही एक स्टेप आगे फर्दर जाके बात करता है। ये बोलता है जो सोसाइटी की नीड्स है लॉज उसमें से निकल के आते हैं, ठीक है, ना कि कोई लीगल एक्टर्स वगैरह का आप बोल रहे हैं। लॉज वही होते हैं जो सोसाइटी को शेप दे रहे होते हैं, सोसाइटी की नीड्स में से, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बनाने चाहिए, ठीक है।
ओके। आई होप आप लोगों को समझ आ गया। मैंने समझाने की कोशिश की है कि इनमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि मोस्टली लोग रियलिस्ट लीगल पॉजिटिविज्म, रियलिज्म लीगल जो पॉजिटिविज्म एंड जो सोशियोलॉजिकल स्कूल है ना, इसमें मिक्स करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो कि इसमें डिफरेंस क्या है। ओके, आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और आप लोगों को जिससे पिछले लेक्चर्स हैं वो मैंने इस लेक्चर के शुरू में ही आई बटन में दे दिए हैं, आप देख लेना। इससे प्रीवियस जो लेक्चर है और उससे भी प्रीवियस जो लेक्चर है। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं कभी नहीं बोलती लेकिन मैंने आज बोला, प्लीज बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।